अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फीफिनिटी फिज़िक्स फॉर ऑल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 के 3 आर्टिकल्स पढ़ेंगे। दैट इज़ 5.8, 5.9 एंड 5.10, जिसमें पहला आर्टिकल स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद पढ़ेंगे, इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर स्टूडेंट्स। First of all, we define fluid. Any substance that can flow. Students, वो substance जिसके अंदर flow होने की property पाई जाती है उसे हम fluid कहते हैं। जैसे हवा flow करती है, liquids flow करते हैं, water flow करता है, honey flow करता है। So liquids and gases majority में fluids की category में आती हैं। So fluids are such substances that can flow. आगे further हम इसे अगर types में divide करें तो कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्रेसिबल होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे फ्लूइड्स जिनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, यानी उनकी डेंसिटी यानी उनका वॉल्यूम स्टूडेंट्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मास तो कांस्टेंट ही होता है, लिहाजा डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। और तमाम लिक्विड्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। सो वो फ्लूइड्स जिनकी डेंसिटी या वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये कहलाते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। नेक्स्ट आर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ऐसे फ्लूइड्स जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी जिनका वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है, यानी जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती ड्यूरिंग फ्लो, ऐसे फ्लूइड्स को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में तमाम गैसेस आ जाएंगी और प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी। आप पढ़ते हैं जी, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा, जो कि मिक्सचर ऑफ आइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये भी गैसेस की कैटेगरी में ही आएगा। दैट्स वाई हम इसे कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहेंगे। नेक्स्ट इज नाउ फ्लूइड फ्लो। एक्चुअली फ्लूइड फ्लो का मतलब है जब फ्लूइड मूव करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की डिस्कशन जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है। और अगर एक फ्लूइड रेस्ट पर है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा वो फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड था, यानी फ्लूइड रेस्ट पर हो किसी भी कंटेनर में, उसमें कोई चीज़ इमर्स की जाए तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगती है जिसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा। लेकिन इस लेक्चर में अब हम फ्लूइड फ्लो पढ़ने जा रहे हैं, यानी स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। यानी हम फ्लूइड डायनामिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, मूविंग फ्लूइड्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब इन ऑर्डर टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वी कंसिडर देयर फ्लो थ्रू पाइप्स। यानी इस चैप्टर में जब भी हम फ्लूइड फ्लो पढ़ रहे होंगे तो हम फ्लूइड का फ्लो किसी पाइप में ले रहे होंगे। एक्चुअली फ्लूइड फ्लो किसी भी जगह हो सकता है, जैसे कैनाल में पानी फ्लो करता है, जैसे समुंदर में पानी फ्लो करता है, जैसे एयर फ्लो करती है आपके इर्द गिर्द। तो इट मीन्स फ्लो ये कहीं भी हो सकता है, बट in order to make simplicity we are considering the flow of fluids through pipes. अब फ्लूइड फ्लो दो तरह का होता है जी, स्ट्रीमलाइन कहते हैं इसे, या लेमिनार कहते हैं, या स्टेडी फ्लो कहते हैं। ये एक टाइप ऑफ फ्लो है। और दूसरा फ्लो होता है टर्बुलेंट फ्लो। अब इन दोनों फ्लो की डिटेल से डिस्कशन की जाएगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीमलाइन और लेमिनार और स्टेडी फ्लो। आपको इस डायग्राम में एक पाइप नज़र आ रहा है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है स्टेडीली। स्टेडीली फ्लो करने का डियर स्टूडेंट्स मतलब है कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहे होंगे। मतलब सपोज ये एक पॉइंट मैंने लिया, एक पॉइंट ए। अब इस पॉइंट से जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन को फॉलो करके गया है, अगर पीछे से आने वाला पार्टिकल बी भी उसी पाथ को फॉलो करे इस पॉइंट में से गुजरते हुए, तो हम कहेंगे ये फ्लो क्या है, स्ट्रीमलाइन है, लेमिनार है। जैसे जब सोल्जर्स परेड कर रहे होते हैं तो तमाम सोल्जर्स जो एक लाइन में मूव कर रहे होते हैं वो एक ही पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, वो इंटरमिक्स नहीं हो रहे होते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फ्लो ऐसे हो कि हर पार्टिकल वही एग्जैक्टली पाथ फॉलो करे जो कि उस पॉइंट में से पहले गुजर के जो पॉइंट्स गए हैं उन्होंने जो पाथ फॉलो किया है,
बाद में आने वाले पार्टिकल्स भी अगर वही पाथ फॉलो करेंगे तो हम फ्लूइड फ्लो को क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार। और जो भी उनका एक स्ट्रीमलाइन पाथ बनेगा उस पाथ को स्टूडेंट्स हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में ये डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस आपको दिखाई गई हैं, लेकिन आप गौर करें आगे चलते हुए जब पाइप नैरो हो रहा है तो वहाँ पे आप देखें डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो पार्टिकल जो भी डायरेक्शन चेंज करेगा पीछे से आने वाला पार्टिकल भी वही डायरेक्शन चेंज करेगा। इट मीन्स जो पाथ एक पार्टिकल फॉलो कर रहा है उसके पीछे आने वाले तमाम पार्टिकल्स अगर उसी पाथ को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या लैमिनार फ्लो इसे कहते हैं। अब इसी चीज़ को नीचे एक और डायग्राम में दिखाया गया है कर्व्ड करके। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है स्टूडेंट्स और वो कर्व भी हो सकती है। अगर तो स्ट्रेट है तो वही डायरेक्शन बनेगी जो स्ट्रेट लाइन की फ्लो की डायरेक्शन है, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर ये कर्व है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेने के लिए हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में 3 पॉइंट शो किए हैं पी क्यू आर। पी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो अलोंग टेंजेंट v1 आ गई, क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी है डैट इज़ v2 एंड आर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है डैट इज़ v3। इट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख रहे हो चेंज हो रही है, लेकिन एट अ टाइम किसी एक पॉइंट P पे या Q पे या R पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तमाम पार्टिकल्स की वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए। ना मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होना चाहिए किसी एक ख़ास पॉइंट पे और ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो तब ये जो फ्लो है ये स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो कहलाएगा। सो मैं कह सकता हूँ एक फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन तब होगा इफ़ एवरी पार्टिकल that passes a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which passed that point earlier। यानी एक पॉइंट में से पहले से गुजरने वाले पार्टिकल्स ने जो पाथ फॉलो किया है अगर बाद में आने वाले पार्टिकल्स भी वही पाथ फॉलो करते हैं तो जो फ्लो होगा डैट वुड बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक स्मूथ और रेगुलर पाथ जब पार्टिकल्स फॉलो कर रहे होते हैं तो वो जो भी पाथ बनाते हैं उस पाथ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन। यानी द स्मूथ एंड रेगुलर पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल्स इन लैमिनार फ्लो इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन। द स्ट्रीम लाइन्स में बी स्ट्रेट जैसा कि मैंने पहले बताया, या कर्व्ड भी हो सकती हैं। अगर कर्व्ड है तो टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द फ्लूइड। और ये किसी भी ख़ास पॉइंट पे ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए वेलोसिटी की, ना मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए अगर ये फ्लो स्ट्रीम लाइन है या लेमिनार है। नेक्स्ट बात ये है जी, द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर इन लेमिनार और स्टेडी फ्लो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हमारे पास स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो के। और अगर आपने इसकी एग्जांपल बतानी होगी तो ये एग्जांपल में आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर देनी है और डायग्राम को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी फर्दर एवरीडे लाइफ से जो एग्जांपल्स हैं इसमें पहली फॉर योर इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी गई है। फार्मूला 1 रेसिंग कार्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, दे हैव स्ट्रीमलाइंड डिज़ाइन। स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन का मतलब है ऐसा डिज़ाइन है कि इनका मूव करना एयर के अंदर आसान होगा, ड्रैग फोर्सेस कम लगेंगी तो इनकी मूवमेंट जो है वो आसान हो जाएगी। डैट्स वाई फार्मूला 1 रेसिंग कार्स बहुत हाई स्पीड अटेन करने के काबिल होती हैं बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रीमलाइंड डिज़ाइन। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो तमाम चीज़ें समुंदर के अंदर पैदा की हैं, लाइक ये डॉल्फिन्स की मिसाल ली जा रही है, इनकी शेप अगर आप देखें, ये डॉल्फिन की शेप है स्टूडेंट्स। तो देखें ये आगे से ये नोकीली है, नोकीली मतलब थोड़ा पॉइंटेड है, और पॉइंटेड होने से क्या होता है कि जो आपके पास ड्रैग फोर्स ऑफ एयर या ड्रैग फोर्स ऑफ वाटर होगी वो कम हो जाती है। यानी डॉल्फिन्स की जो बॉडीज़ भी जो हैं अल्लाह ताला ने वो स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन की हैं ताकि उनकी मूवमेंट पानी के अंदर आसान बनाई जा सके। सो डॉल्फिन्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ टू असिस्ट देयर मूवमेंट इन वाटर। नेक्स्ट इज नाउ टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता था, तमाम पार्टिकल्स एक ही पाथ फॉलो कर रहे होते थे,
लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल जिस पॉइंट में से गुजरा है उसने जो पाथ फॉलो किया है, हो सकता है दूसरा पार्टिकल कोई और पाथ फॉलो करे, तीसरा पार्टिकल कोई और पाथ फॉलो करे। यानी यहाँ पे हम पाथ ऑफ द पार्टिकल्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो फ्लो बनेगा उसमें स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देंगी, मिक्स होना शुरू हो जाएंगी, यानी एक इर्रेगुलर टाइप ऑफ फ्लो बनेगा जिसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यानी ये एग्जाम्पल देखिए, ये आपको ब्लू कलर की एक प्लेट दिखाई गई है जो कि पानी के फ्लो में एक रुकावट हमने पैदा की है। अब पानी फ्लो होते हुए यहाँ से टर्न करेगा और टर्न करने की वजह से यहाँ पे एडीज पैदा होंगे। एडीज हम सर्कुलेटिंग करंट्स को कहते हैं, यानी सर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज एडीज, या इसको वर्ल्ड पूल भी कहते हैं। सो जब भी टर्बुलेंस पैदा होगी या टर्बुलेंट फ्लो पैदा होगा तो स्ट्रीम लाइंस मिक्स होना शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल्स कैन नॉट बी फाउंड। ऐसा फ्लो जो कि इरेगुलर होता है, अनस्टेडी होता है, इसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो डेफिनेशन आ गई, द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट, अब ये जो टर्बुलेंस मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है, ये पानी के फ्लो में रुकावट को पैदा करके मैंने टर्बुलेंस दिखाई है। एक टर्बुलेंस हाई वेलोसिटी पे भी आती है स्टूडेंट्स, यानी अगर तो आपका फ्लूइड लो वेलोसिटी पे फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो लैमिनार होगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी की एक लिमिट आएगी जहाँ पे जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंस में शिफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो we can say that, but above a certain velocity of the fluid flow, the motion of the fluid becomes unsteady and irregular. Under this condition, the velocity of fluid changes abruptly. यानी velocity of fluid बहुत जल्दी से change हो रही होगी, and the exact path of the particles cannot be considered or cannot be found. इस वेलोसिटी को फिर हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी जो फ्लूइड फ्लो है लो वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन होता है और बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी कर देंगे तो एक सर्टन हाई वेलोसिटी पे जाके यही फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन द फ्लो इज अनस्टेडी और टर्बुलेंट, देयर आर एडीज, मतलब स्ट्रीमलाइंस क्रॉस करेंगी, स्ट्रीमलाइंस जो हैं वो दे स्टार्ट सर्कुलेटिंग and whirlpools in the motion and the paths of the particles are continuously changing. ये क्वेश्चन आपको डियर स्टूडेंट्स जो है एक समझ लीजिए ये डिफरेंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कंपैरिजन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप एक टेबल बना लेंगे जिसके दो कॉलम्स होंगे, एक तरफ आ जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरी तरफ टर्बुलेंट फ्लो। दोनों की डेफिनेशंस आ जाएंगी और दोनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद देयर डायग्राम्स आ जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज नाउ आइडियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स, आइडियल फ्लूइड वैसे एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन आपको पता है हम अपनी स्टडी को ज़रा सिंप्लीफाइड करने के लिए पहले हम आइडियल चीज़ों को सपोज करके डेरिवेशंस करते हैं ताकि डेरिवेशंस हमारे लिए आसान हो जाएं। फिर बाद में हम रियल फ्लूइड्स के ऊपर उनको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है और उस चेंज को फिर हम कॉम्पनसेट करते हैं। सो आइडियल फ्लूइड क्या है डियर स्टूडेंट्स? ऐसा फ्लूइड जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, यानी ऐसा फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस होना चाहिए। अब विस्कोसिटी का जो टॉपिक है वो ऑल दो थोड़ा बाद में आना है, नई किताब में ऑर्डर ज़रा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं जब भी फ्लूइड मूव करता है तो उसकी एडजेसेंट लेयर्स के दरमियान एक फ्रिक्शनल इफेक्ट पाया जाता है ड्यू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस चीज़ को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे आइडियल फ्लूइड में हम सपोज कर रहे हैं कि फ्लूइड नॉन विस्कस है, यानी देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स और नो फ्रिक्शनल इफेक्ट प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन। सेकेंड इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ये तो मैं आपको स्टार्ट में इस लेक्चर में बता के आया हूँ। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है जी, द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी और लैमिनार, यानी इसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए या लैमिनार होना चाहिए, तो तब आप इस फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कहोगे। सो ऐसा फ्लूइड जो नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडीली या स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव कर रहा है उसे क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड।
नेक्स्ट इज नाउ फ्लूइड फ्लो में डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक आता है हमारे सामने सेकंड आर्टिकल, दैट इज रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि किसी भी पाइप में जब वाटर फ्लो कर रहा होगा तो डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो। अगर हम फ्लूइड की मेजरमेंट वॉल्यूम में ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो, या इसे हम सिंपली फ्लो रेट भी कहते हैं। डायग्राम में देखें, आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप दिखाया गया है, इसमें फ्लूइड भी मूव कर रहा है, जिसकी आप समझ लीजिए वेलोसिटी यहाँ पे v है, और जिस पाइप में ये मूव कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A है। अब आप समझ ले ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव करने में जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा फ्लूइड ने, स्टूडेंट्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है vt। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो यहाँ फ्लूइड भी कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये क्या होगा, v इंटू टी होगा डियर स्टूडेंट्स। इस डिस्टेंस को हमने डायग्राम में l से डिनोट कर दिया है, यानी द लेंथ और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इन टाइम t while moving with speed v is given by vt by using simple formula s is equal to vt. I hope you got it. Next is now derivation. Consider हमने किया जी एक fluid है flowing steadily through a pipe of cross sectional area A with velocity v। सारी बात है स्टार्ट में ये तो बताना पड़ेगा कि fluid एक मूव कर रहा है किसी पाइप में, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसकी वेलोसिटी फ्लूइड की v है। अब जो डिस्टेंस ये कवर करेगा इन टाइम t, दैट इज l इक्वल टू vt, इसकी बात हम कर चुके हैं। So we can say the volume fluid passing through the pipe in time t is given by, वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, ये बात याद आपने रखनी है। अब एरिया तो एज इट इज़ रहा और जो लेंथ फ्लूइड ने कवर की है डैट इज़ वीटी। ये वीटी की वैल्यू आपने यहाँ लेंथ में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये फार्मूला बन गया ए बी टी वॉल्यूम। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम फ्लो रेट। अब फ्लो रेट होता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, यानी जितना वॉल्यूम फ्लो किया है उसे टाइम पे डिवाइड कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम हेयर ए वी टी, टाइम टाइम से कैंसिल हो गया, फ्लो रेट हमारे पास आ गया ए इंटू वी। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक में भी इस्तेमाल होगी बात, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में भी इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई फ्लूइड किसी पाइप में मूव कर रहा है उस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, और अगर फ्लूइड मूव कर रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी या स्पीड होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप और फ्लूइड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ये हमें देगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, और इसी चीज़ को हम फ्लो रेट कहते हैं या वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, ये देखें मैंने आगे लिखा है कंक्लूजन में, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट, या सिंपली फ्लो रेट भी इसे कहते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, और वैसे आप जानते हो वॉल्यूम को हम यूजुअली लिक्विड्स के लिए लीटर में भी मेजर करते हैं, दैट्स वाई हम इसे लीटर पर सेकेंड में भी मेजर कर सकते हैं। LS-1 भी इसका यूनिट हो सकता है, लेकिन अगर SI यूनिट की बात की जाए दैट इज ओनली मीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट इज नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स ये आपने अक्सर देखा होगा कि कोई वाटर पाइप है आपके पास, इसमें फ्लूइड मूव कर रहा है, सपोज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। अगर हम आगे इसके एरिया को कम कर दें, यानी पाइप को नैरो कर दें, जैसा कि आपने वाटर पाइप से खेलते हुए कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वाटर पाइप के आगे अगर हम अंगूठा रख के उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दें तो फ्लूइड स्पीड बढ़ नहीं जाती बच्चों, क्या कहेंगे? तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी एरिया कम होने से स्पीड बढ़ जाती है, यानी हो सकता है 10 से स्पीड 20 हो जाए, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एरिया सपोज कर लें ए है,
यहाँ एरिया हमने हाफ कर दिया, सपोज कर लीजिए कि यहाँ का ये जो एरिया है दिस इज़ हाफ a/2। एरिया हाफ होने से स्पीड डबल हो जाती है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। यानी एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, इससे हम क्या कहते थे, अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम फ्लो रेट, ये हमेशा सेम रहेगा। यानी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि जब भी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है या फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर उसका एरिया चेंज हुआ है पाइप का, तो स्पीड भी इन्वर्सली चेंज होगी, ताकि उनका प्रोडक्ट जो कि वॉल्यूम फ्लो रेट है उसको कांस्टेंट रखा जाए इन ऑर्डर टू कंजर्व मास। यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये नहीं हो सकता कि अगर हम किसी वाटर पाइप को स्क्वीज़ करें और पीछे से 10 लीटर पर सेकंड के फ्लो रेट से अगर पानी आ रहा है, हमारे स्क्वीज़ करने से पानी 20 लीटर पर सेकंड नहीं निकलना शुरू हो जाएगा। पानी की स्पीड तो ऑल दो बढ़ेगी, लेकिन एरिया कम हो जाएगा, फ्लो रेट सेम रहेगा। इसी चीज़ को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट, ये दिस इज नॉट पाई, दिस इज पॉइंट along the pipe remains constant. This constant is equal to volume flow per second or simply flow rate. और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एक्चुअली क्या है, ये मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। यानी जितना मास किसी ज़्यादा एरिया वाले पाइप में से गुजर रहा होगा पर सेकंड, उतना ही मास स्मॉल एरिया में से गुजरेगा, स्पीड अपनी बढ़ा लेगा, क्योंकि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट फ्लो रेट होता है। फ्लो रेट कभी चेंज नहीं होगा। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहना चाह रही है, जब भी एरिया ऑफ पाइप चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन इनवर्सली। यानी एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मैथमेटिकल फॉर्म में अब इसको ऐसे लिख लिया हमने, फ्लो रेट है v/t, और ये अभी हम प्रूव करके आए हैं कि जो फ्लो रेट होता है वो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अगले स्टेप में अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, a1v1 इक्वल टू a2v2। यानी वन कोई पॉइंट है किसी पाइप में जहाँ एरिया ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है वट, तो वहाँ कोई एरिया होगा a1 पाइप का, और वहाँ फ्लूइड की स्पीड या वेलोसिटी होगी v1। फिर किसी जगह पे एरिया चेंज होके a2 हो गया और वेलोसिटी हो गई v2, लेकिन हर जगह पे जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी जो वन पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है a1v1, वही प्रोडक्ट आएगा सेकंड किसी पॉइंट पे a2v2। और इसी बात को हम थोड़ा इन्वर्स रिलेशन बना के भी लिख सकते हैं। इस बात को ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मैं इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स एरिया को राइट साइड पे ले आऊँ तो ये आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एरिया। अब कांस्टेंट को रिमूव करें तो यहाँ से साबित हो गया स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप स्टूडेंट्स। अब आप ये जानते हो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज सर्कुलर, यूजुअली पाइप के केस में दैट इज पाई आर स्क्वेयर। तो पाई को अगर मैं रिमूव कर दूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर आ गया। यानी किसी जगह पे भी प्रोपोर्शनल एक रिलेशन लिखा हुआ है, तो वहाँ अगर एरिया मौजूद है तो उसकी जगह पे मैं आर स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ। तो यही बात एरिया की जगह जब आर स्क्वेयर आएगी तो यहाँ से साबित हुआ स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ रेडियस ऑफ पाइप। मतलब ये पाइप है स्टूडेंट्स, तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टूडेंट्स। अब इसका रेडियस क्या होगा, इसके सेंटर से इस पाइप तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज रेडियस, और ये टोटल डिस्टेंस ले लोगे तो ये इसका डायामीटर होगा। अब नेक्स्ट आप जानते हो जो डायामीटर होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो 2 तो कांस्टेंट है, तो डायामीटर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जहाँ रेडियस लिखा हुआ है वहाँ हम डायामीटर भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी में। तो ये बात प्रूव हुई हमारे सामने कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है किसी भी पाइप में, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ तो इन्वर्स रिलेशन रखती है, लेकिन जो रेडियस ऑफ पाइप और डायामीटर ऑफ पाइप है उसके साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन उन वेरिएबल्स के ऊपर स्केयर है। यानी स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ रेडियस या स्केयर ऑफ डायामीटर ऑफ पाइप। नेक्स्ट अब इसी बात को प्रूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेशन की तरफ आते हैं। ये पाइप डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है स्टेडीली। ओके, एक फ्लूइड हमने सपोज किया
जो किसी पाइप में मूव कर रहा है और वो पाइप नॉन यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए, तभी तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर एक ऐसा पाइप ले लें जिसका एरिया चेंज ही नहीं हो रहा तो फिर स्पीड चेंज ही नहीं होगी, तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को कैसे वेरीफाई करेंगे? इट मीन्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को वेरीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा पाइप कंसिडर किया जाए जो किसी पॉइंट पे पतला है और किसी पॉइंट पे ये मोटा है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के चेंज करने से स्पीड चेंज होगी और इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसका नीचे वाला पोर्शन अगर आप देखें पाइप का, ये थोड़ा हमने नैरो बनाया है, इसका एरिया नैरो है, और जो ऊपर वाला सेक्शन है ये ज़रा वाइडर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सेम वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ फ्लूइड शो करेंगे, नैरो वाले पार्ट में भी और वाइडर वाले पार्ट में भी। लोअर नैरो रीजन जो है इसमें एक वॉल्यूम एलिमेंट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसको ऐसे मैंने शेड करके दिखा दिया स्टूडेंट्स। ओके, और यही जब इतने ही वॉल्यूम का शेडेड पोर्शन आप वाइडर पार्ट पे शो करोगे तो आप देखो इसकी लेंथ मैंने ज़रा कम शो की हुई है, आप देख सकते हो इसकी लेंथ कम है। इसकी लेंथ कम क्यों है, आइए मैं ब्लैक स्क्रीन पे जाके बताता हूँ। सपोज़ आपके पास ये एक पतली बेस वाला ग्लास हो और एक आपके पास मोटी बेस वाला ग्लास हो, तो पतली बेस वाले ग्लास में सपोज़ करें वाटर इतनी डेप्थ या हाइट तक आपने फिल किया हुआ है, यही वाटर अगर मैं इस वाले ग्लास में बड़े ग्लास में शिफ्ट करूँगा तो क्या वो लेंथ कम नहीं कवर करेगा बच्चों? आई होप आप ये बात अंडरस्टैंड की होगी। अगर बड़ी बेस वाले ग्लास में से छोटी बेस वाले ग्लास में पानी शिफ्ट किया जाए तो वो ज़्यादा लेंथ कवर करता है, वॉल्यूम सेम होता है उसका। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि नैरो पोर्शन में आपने लंबी लेंथ ज़रा शो करनी है और वाइडर में आपने थोड़ी कम लेंथ शो करनी है। और नैरो वाले पार्ट के एरिया को हम स्टूडेंट्स कह देते हैं A1 है एरिया, इसके एरिया को कह देते हैं A1, और इसकी वेलोसिटी को कह दिया V1, और इसने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है उसे स्टूडेंट्स हमने कह दिया डेल्टा x1। और ये डिस्टेंस एक्चुअली बराबर किसके होगा? v1t के बराबर होगा। डिस्टेंस मालूम करना हो तो पिछले टॉपिक में भी हमने कहा था vt फार्मूला लगता है, तो इस जगह पे वेलोसिटी v1 है और टाइम को t ले लें या डेल्टा t ले लें, एक ही बात है। इसी तरह अब ऊपर वाला हिस्सा देखें जो वाइडर पार्ट है, यहाँ पे एरिया है A2 और फ्लूइड की स्पीड है स्टूडेंट्स V2, और फ्लूइड ने जो डिस्टेंस कवर किया है नीचे वाले पार्ट की निस्बत कम डिस्टेंस कवर की है, डैट इज़ डेल्टा x2, और ये बराबर होगा v2 डेल्टा t के। v2 इज़ द स्पीड एट द वाइडर पार्ट। अब यही बातें आपने एक लाइन में पॉइंट्स बनाते हुए लिख देनी है, यानी आपने कहना है लेट किया जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एट लोअर एंड क्या है, A1 है, तो एट अपर एंड क्या होगा, डैट इज़ A2 स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट फ्लूइड स्पीड एट लोअर एंड क्या मान ली हमने, v1 मान ली है, और फ्लूइड स्पीड एट अपर एंड क्या है, डैट इज़ v2। इसी तरह डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड हमने कह दिया ρ1 है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट द अपर एंड जो है डैट इज़ ρ2 है। अब इन अ शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा t जो डिस्टेंस कवर किया है लोअर एंड पे फ्लूइड ने, डैट इज़ v1 डेल्टा t, जो कि मैं समझा चुका हूँ आपको, और डिस्टेंस कवर्ड एट अपर एंड, ये लोअर नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये वर्ड को अपर कर लीजिए, अपर एंड पे जो डिस्टेंस कवर किया डैट इज डेल्टा x2 विच इज़ v2 डेल्टा t। और वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन एट लोअर एंड क्या बनेगा, देखें जी वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इनटू लेंथ। तो अगर आप लोअर शेडेड रीजन देखें तो इस टाइम एरिया A1 है और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x1 है। फर्दर वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन एट अपर एंड जो होगा डैट इज v2, एंड दिस इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2, क्योंकि अपर वाइडर पार्ट जो है उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप A2 है और जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया डैट इज डेल्टा x2। लें जी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। डायग्राम को मैंने रिमूव कर दिया है। अब हमने क्या करना है, वापस ज़रा मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला पोर्शन है नैरो शेडेड पोर्शन, इसका मैस हमने निकालना है। ओके, और ये जो अपर शेडेड रीजन है इसका भी मैस निकालना है, और इन दोनों मैसेस को फाइंड करके हमने इक्वेट कर देना है। क्योंकि एक सेकेंड टाइम अगर ले लिया जाए, शॉर्ट टाइम, एक सेकेंड में आप सपोज कर लीजिए जो फ्लूइड है वो नैरो सेक्शन में जितना मैस फ्लो इन हुआ है
उतना ही मास फ्लो आउट होगा वाइडर साइड पे। ओके, ये नहीं हो सकता कि 1 सेकंड में नीचे से पानी आया है 10 kg पर सेकंड में और ऊपर से वो 20 किलो निकल गया है या और 10 से कम हो गया है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के मैसेज निकालने हैं और उनको इक्वेट करके इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की डेरिवेशन को कंप्लीट कर देना है। आइए अब हम चलते हैं मैथ निकालने की तरफ। पहले मैं ब्लैक स्क्रीन पे थोड़ा सा आपको समझा दूं जी। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। अगर मैं लोअर शेडेड रीजन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी होगी ρ1, वॉल्यूम होगा v1, मैस होगा m1, और m1 के साथ डेल्टा भी लगा रहे हैं, डेल्टा फॉर स्मॉल चेंज, क्योंकि हमने एक छोटा सा सेक्शन हाईलाइट किया है लोअर रीजन पे भी और अपर रीजन पे भी, डैट्स वाई हमने यहाँ डेल्टा यूज़ किया है। डेल्टा ना भी लगाएं, m1 भी कहने दे तो चलेगा। तो यहाँ से डेल्टा m1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट वुड बी ρ1 v1। अब V1 हमने अभी क्या बात की थी, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो लोअर शेडेड रीजन में एरिया A1 है और लेंथ उसने जो कवर की है वो डेल्टा x1 है। और फर्दर हम ये भी देख चुके हैं जो डेल्टा x1 है वो V1 डेल्टा t के बराबर था। तो ये आंसर आ जाएगा ρ1 A1 V1 डेल्टा t। आई होप यू गॉट इट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप अपर वाइडर पोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें यही रहेंगी, लेकिन 1 की जगह 2 आ जाएगा, यानी वहाँ के मास को डेल्टा m2 कहेंगे, वहाँ की डेंसिटी को ρ2 कहेंगे, एरिया को A2 कहेंगे, स्पीड को v2 कहेंगे, टाइम सेम रहेगा डेल्टा t। तो देखिए मैंने आपको दोनों मैसेज डराइव कर दिए हैं। आइए इसको अब लेक्चर में भी देखते हैं। तो ये आया जी, मास ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन द लोअर शेडेड रीजन ρ1 v1, v1 की वैल्यू पुट की A1 डेल्टा x1 और फिर डेल्टा x1 की वैल्यू पुट की v1 डेल्टा t। ये हमारे पास पहला मास आ गया विच इज़ द मास ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन द लोअर शेडेड रीजन। फिर मास ऑफ फ्लूइड कंटेन्ड इन द अपर शेडेड रीजन आएगा, दैट वुड बी ρ2 v2। इसके भी स्टेप्स मैंने कर दिए हैं। फिर v2 आ गया A2 डेल्टा x2 और फिर डेल्टा x2 की वैल्यू पुट कर दी v2 डेल्टा t। तो ये हमारे पास दोनों मैसेज आ गए। अब फर्दर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन दोनों मैसेज को अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेट कर देना है। तो आइए इक्वेट करने के बाद ये क्या बनेगा, डेल्टा m1 इक्वल टू डेल्टा m2, ρ1 A1 V1 डेल्टा t, डेल्टा m1 की वैल्यू आ गई, और ρ2 A2 V2 डेल्टा t, ये डेल्टा m2 की वैल्यू आ गई। डेल्टा t से कैंसिल आउट होके हमारे पास रिजल्ट बचेगा ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। अच्छा, अब ये रो ए वी क्या चीज़ है, आइए मैं इस बात को भी समझाता हूँ आपको। हमने पिछले एक टॉपिक में ए वी पढ़ा था कि ये वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं इसको मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो मैं डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या बनेगा, मास ओवर डेंसिटी। अगर ये वॉल्यूम की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास देखें एक्सप्रेशन क्या बनता है, इट वुड बी मास ओवर डेंसिटी और नीचे टाइम भी आ गया। अब आप देखें यहाँ पे ये मास ओवर टाइम जो है, दिस इज़ मास फ्लो रेट, दिस इज़ मास फ्लो रेट। जो हमने पहले फ्लो रेट पढ़ा है डैट वाज वॉल्यूम फ्लो रेट। अब मास फ्लो रेट फाइंड करने के लिए रो को हम दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टर्म आ गई रो ए वी, दिस इज इक्वल टू एम ओवर टी। तो अब ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर ए और वी सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट देते हैं, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड। और अगर ए वी को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया जाए यानी रो ए वी, ये मास फ्लो पर यूनिट टाइम है। यानी ये जो अभी हमने प्रूव किया है ρ1 A1 V1, इट मीन्स जितना मास लोअर शेडेड रीजन में मूव किया है इन टाइम डेल्टा टी, उतना ही मास मूव किया है इन अपर शेडेड रीजन इन द सेम टाइम डेल्टा टी। दिस इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को अप्लाई करें फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, यानी ρ1 और ρ2 बराबर होगा। जब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आप ρ1 और ρ2 दोनों बराबर कर देंगे तो ये कट हो जाएंगे, यानी मैंने ρ1 को भी रो लिख लिया, ρ2 को भी रो लिख लिया, क्योंकि डेंसिटी सेम है। तो रो से कैंसिल हो गए, क्या बचा जी,
A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी लोअर शेडेड रीजन पे जो A1 V1 है और अपर शेडेड रीजन में जो A2 V2 है, यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इन दोनों पॉइंट पे कांस्टेंट है, लिहाजा साबित हुआ AV कांस्टेंट है। यानी हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड फ्लूइड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी को डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब आइए एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑल दो वो टॉपिक नई किताब में उन्होंने अलहदा से एक आर्टिकल बना के लिखा हुआ है, ऑल दो बड़ा छोटा सा आर्टिकल है वो, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की ही एक्चुअली एप्लीकेशन है। तो इंक्रीज़ इन फ्लो वेलोसिटी, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो वाटर पाइप को आगे अंगूठा रख के स्क्वीज़ कर रहा है। अब स्क्वीज़ करने से देखें जो वाटर की वेलोसिटी है ये बढ़ गई है, क्योंकि जब आप स्क्वीज़ करते हैं पाइप को तो स्क्वीज़ करने का मतलब है कि आपने एरिया को कम कर दी है। जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जिसे फ्लो रेट कहते हैं। इसी को इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। यानी इंक्रीज़ इन फ्लो वेलोसिटी का असूल क्या है, अगर पाइप के अंदर कोई पानी फ्लो कर रहा है, आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे एरिया को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, तो एज अ रिज़ल्ट फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी हमने वही बात लिख दी जी, फ्लो रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। और यहाँ से ये भी बात साबित होती है कि जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन रखती है। यानी अगर स्पीड ज़्यादा करनी है, फ्लो वेलोसिटी को ज़्यादा करना है, तो वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कम। यानी मैं ये कह सकता हूँ दस द फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेज व्हेन इट फ्लोज इन द नैरो पार्ट ऑफ द पाइप एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल में हमने क्या बता दिया जी, वी कैन इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रबर पाइप बाय स्क्वीजिंग इट। By decreasing the cross-sectional area of the pipe, the velocity of water must increase to maintain, this is maintain the same flow rate। फ्लो रेट को सेम रखने के लिए ज़रूरी है कि अगर एरिया कम हुआ है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, ताकि फ़्लो रेट क्या रहे, कांस्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्रीज़ इन फ्लो वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज़ मैं थोड़े से आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड, ये भी हम बात कर लेते हैं। सपोज़ करें जी, आपको वो कहता है जी एक पाइप है, एक जगह पे वो वाइड है, एक जगह पे नैरो है, नोज़ल टाइप, ये नैरो है यहाँ पे। अब मैं अगर आपको कहता हूँ जी यहाँ डायामीटर है D1 और इसकी वैल्यू ले लेते हैं सपोज़ 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डायामीटर है D2 एंड दैट इज़ से 1 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है जी कि वाइडर वाले पार्ट में जो फ्लूइड की स्पीड है वो हमें गिवन है, V1 इज़ गिवन, दैट इज़ से 10 मीटर पर सेकेंड है। तो अब ये जब ये फ्लूइड यहाँ से बाहर आएगा नोज़ल से, तो तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछी हुई है V2। सिंपली आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में ये एक्सप्रेशन याद रखना है, स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and inversely proportional to square of radius of pipe and also inversely proportional to square of diameter of pipe। अगर एरिया का इंफॉर्मेशन गिवन है तो इतना पार्ट आप यूटिलाइज करोगे, अगर रेडियस की इंफॉर्मेशन गिवन है तो v और 1/r² वाला रिलेशन लोगे, अगर डायमीटर की इंफॉर्मेशन गिवन है तो v एंड 1/d² वाला पार्ट लोगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। स्टूडेंट्स मुझे v2 निकालना है। याद रखना जब भी इन्वर्स रिलेशन लेना होता है तो उधर रेशो बनाते हुए ज़रूरी है कि लेफ़्ट साइड पे जो आप रेशो ले रहे हो राइट साइड पे उस रेशो का ऑर्डर रिवर्स होता है। यानी मुझे V2 निकालना है तो मैं V की रेशो बनाते हुए V2 को ऊपर रखूँगा, V1 को नीचे रखूँगा, क्योंकि मुझे V2 निकालना है। लेकिन डायामीटर्स की उल्टी रेशो लेनी पड़ेगी, यानी D1/D2 करेंगे, और डायामीटर की जो भी रेशो आएगी उसके ऊपर स्केयर भी आएगा, चूँकि डायामीटर के ऊपर स्केयर है। अब D1 बराबर है 10 के और D2 स्टूडेंट्स बराबर है 1 के, तो ये आ गया 10 का स्केयर 100। तो यहाँ से जवाब आया V2 जो है वो 100 टाइम्स हो जाएगा V1 का। ये V1 को मैं इधर ले गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो V1 की वैल्यू आप पुट कर दें, आपको 10 गिवन थी, तो 10 से वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, यानी 100 टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाएगी।
इसी तरह इस क्वेश्चन में एरियाज दे के वेलोसिटीज़ पूछी जा सकती है, या रेडियस दे के वेलोसिटी पूछी जा सकती है, या वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देकर डायामीटर, रेडियस और एरिया पूछा जा सकता है। जैसा कि एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब सपोज करें आपको कहा जाता है जी कि नैरो और वाइडर पार्ट ये रेडियाई की रेशो आपको गिवन है। रेडियाई रेशो ये हमें सवाल में गिवन है। सपोज कर लीजिए ये गिवन है हमें 2:5। ओके, ये रेडियाई की रेशो है, यानी ये आर नैरो ओवर आर वाइडर है। ये हमें गिवन है 2/5। अब पूछा गया है हमें स्पीड की रेशो, यानी वी नैरो ओवर वी वाइडर हमने निकालना है। अभी मैंने बताया आपको स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो मुझे जो रेशो निकालनी है उसका ऑर्डर है वी एन, वी नैरो ओवर वी वाइडर। तो अब रेडियस की रेशो उल्टी लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, आर डब्ल्यू ओवर आर एन, और उसका स्क्वायर भी आएगा। हमें क्या गिवन है, आर एन ओवर आर डब्ल्यू 2:5 गिवन है। ओके, तो इसका रिवर्स मैं यहाँ पुट करूँगा, तो आर डब्ल्यू ओवर आर एन फिर 5:2 होगा, और साथ इसका स्क्वायर भी लेना होगा, यानी 25:4 इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा रेशो डायरेक्टली गिवन हो ना, डायामीटर्स की, रेडियाई की या स्पीड की, और कोई और रेशो पूछी जाए, इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका होता है। ये मैं ऑल्टरनेट मेथड आपको बता रहा हूँ। रेशो डायरेक्टली गिवन हो तो आप डायरेक्टली पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है, तो r की जो रेशो गिवन है उसको यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दो, यानी 2/5 और इसका स्क्वेयर। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व ऐसे कर लो तो ये बनेगा 4/25। अब डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आ जाए तो वो रिवर्स होके ऊपर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो आंसर आ जाएगा 25/4। तो देखो ये डायरेक्टली ऐसे आ गया। तो आप ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, एक ही बात है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको ये येलो कलर से जैसे लिखा हुआ है वैसे करना चाहिए। एमसीक्यू आए तो उसमें हमें जस्ट एक राइट ऑप्शन तक पहुंचना होता है, तो वहाँ हम शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बर्नौलीज इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।